हाँ जी। गुड मॉर्निंग। चलिए लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पूरा कर लिया था डीटी डबल ए। अब उससे आगे बढ़ रहे हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग। इंटरनेशनल टैक्स के अंदर ही एक नया टॉपिक। ये लास्ट क्लास में अपन ने ये वाला कंसेप्ट भी देखा था, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वाला। इसके अलावा हमने एक और देखा था कि हर एक कंट्री के लिए अलग रेट निकालनी पड़ेगी। फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेने के लिए बताओ कौन सा फॉर्म भरना होता है फटाफट से। फॉर्म नंबर 67 भरना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। किसमें छोटे मोटे? डीटी डबल ए हो गया लास्ट क्लास। ट्रांसफर प्राइसिंग अपन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही लंबा और बड़ा टॉपिक है और हर एग्जाम में श्योरली जो है ये 8 नंबर 12 नंबर तक का, 15 नंबर 16 नंबर तक का ये अकेला टॉपिक जो है वो आता है। तो 8 से लेके 16 नंबर तक इसकी रेंज रहती है। इतने मार्क्स तक का अकेला यही टॉपिक आ जाता है और इवन इससे भी ज्यादा आया है कई अटेम्प्ट में, 20 24 नंबर तक भी ये अकेला टॉपिक जो है वो गया हुआ है। आखिर ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक क्या है? एक आप कॉस्टिंग में भी ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ते हैं, ठीक है, वो अलग है और ये अलग है। पहली बात, दोनों में डिफरेंस है। अब हमको ये देखना है कि लेकिन सर यहाँ पर क्या बताया गया है, क्या चीज है उसके बारे में। तो अभी अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग को। लंबा टॉपिक है, ध्यान दे करके पढ़ना है आपको पूरा इसको डिटेल में। और यहां से क्वेश्चन काफी टेक्निकल भी बनते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। यस, अभी पहले अपन एक एग्जांपल समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल को। ये कंपनी है टाटा इंडिया और ये कंपनी है टाटा की दुबई। ये दो कंपनीज है। देखो, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर क्यों बनाया गया पहले अपन वो समझ लेते हैं। काफी सारी कंपनीज क्या करती है कि दो देशों के बीच में ट्रांजैक्शन, मतलब उनकी ब्रांचेस, उनकी सिस्टर कंसर्न्स जो है दूसरे देशों में भी होती है। और ये लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम्स को उन दूसरे देशों की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं जहां पर टैक्स रेट क्या लग रही हो, कम लग रही हो। क्योंकि दुनिया में जो हर जगह है ना, टैक्स रेट सेम नहीं है। हर जगह टैक्स रेट्स क्या है, अलग अलग है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो इंडिया वाली कंपनीज होती है या फॉरेन वाली कंपनीज, आपस में मिलकर के कुछ ऐसा सेटलमेंट कर लेते हैं जिससे इनकी इनकम उस जगह पर कम दिखाई जाए जहां पर टैक्स रेट ज्यादा है। ऐसे ही मान लीजिए कुछ कंपनीज अपने फॉरेन कंपनीज पर या 40% है, इंडियन पर 30% है। अब मान लो उन्हीं की कोई सिस्टर कंसर्न किसी दूसरे कंट्री के अंदर है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी इनकम्स को ज्यादा वहां दिखा देते हैं जहां कम हो। मान लो बाहर 5% ही टैक्स की रेट है, तो वो अपनी ज्यादा इनकम को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, उस दूसरी कंट्री में, ताकि टैक्स क्या लग जाए। क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो खुद के पास ही रहना है, एक ही ग्रुप है, तो पैसा तो उन्हीं के पास रहना है। लेकिन होता क्या है वहां पर, जो यहाँ की इनकम थी वो वहां ट्रांसफर करके ओनली 5% में काम निकल जाता है। देखो यहाँ पर क्या बोला, यहां पर देखिए क्या बोला गया है, टाटा इंडिया और टाटा दुबई के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। अब टाटा इंडिया ने टाटा दुबई को कुछ गुड्स सेल किया आपस में। ये क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। एसोसिएट एंटरप्राइज है। इंडिया में जो टैक्स लग रहा है वो इस पे 30% लग रहा है। दुबई में जो टैक्स लग रहा है, लेट से वो 5% ही लग रहा है।
इसको सेल करी कोई चीज, और ये जो सेल वैल्यू थी ट्रांजैक्शन की, वो इन्होंने बताई कि हमने इस ट्रांजैक्शन को 5 लाख में किया। वहीं इस ट्रांजैक्शन की फेयर वैल्यू जो बनती है, फेयर वैल्यू जो बनती है वो 20 लाख रुपए है। एक तरीके से इन लोगों ने टाटा दुबई के साथ जो ट्रांजैक्शन किया उसमें अपनी सेल्स क्या बताई, कम बताई। देखो इन्होंने चीज कितने की थी है, 20 लाख की, फेयर वैल्यू उसकी कितनी बनती है, 20 लाख, दे कितने में दी, 5 लाख में। ऐसा क्यों करा भाई? क्योंकि अगर ये पूरे 20 लाख इससे लेती टाटा इंडिया, तो इनको इसके ऊपर कितना टैक्स देना पड़ जाता, 30% का। ये सोचते हैं यार पूरा पैसा ना ले, सिर्फ 5 लाख, अपने घर के घर की तो बात है, तो 5 लाख में ये तो 1 रुपए में भी कर सकते हैं करने में, ठीक है। तो अब ये तो फ्री में भी कर सकते हैं करने में। तो अब इन लोगों ने क्या करा, तो पहला काम जिस तरीके से जो है टैक्स लाइबिलिटीज को इंपैक्ट किया जाता है वो है सेल वैल्यू को कम बता करके। आप सेल कर रहे हो, ज्यादा वैल्यू बनती है, लेकिन उसकी वैल्यू आप क्या कर रहे हो, कम डिक्लेयर कर रहे हो। अब ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए ही ट्रांसफर प्राइसिंग बनी हुई, इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसका दूसरा तरीका और अपनाते हैं ये। दूसरे तरीके में क्या हो रहा है, टाटा जो दुबई वाली है वो इंडिया वाली को सेल कर रही है, मतलब यहां से इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं गुड्स, और इन्होंने गुड्स परचेज करे 50 लाख में, और वहीं इसकी जो फेयर वैल्यू थी वो 20 लाख थी। 20 लाख के जो गुड्स जनरली ये बेचती है दुबई वाली कंपनी दूसरों को, उसी गुड्स को इंडिया वाली कंपनी ने 50 लाख में खरीदा। सर ज्यादा में क्यों खरीदा? अब ये ज्यादा में खरीद के क्या करेंगे कि अपनी परचेज ज्यादा दिखाएंगे, परचेज ज्यादा दिखाएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स भी कम हो जाएगा, और ये 50 लाख रुपए एक तरीके से ट्रांसफर होकर के किधर चले जाएंगे, दुबई वाली कंपनी के पास। और दुबई वाली ओनली उसी इनकम पर कितना दे देगी, 5% दे देगी। पैसा तो घर का घर में ही रहा, लेकिन ट्रांजेक्शन को क्या करा, ज्यादा दिखा दिया। तो कंपनीज कैसे मैनिपुलेशन करती है, या तो सेल अगर करिए सिस्टर कंसर्न को, वो कम में दिखाई जाती है, ठीक है, कम वैल्यू पर दिखाई जाती है, या तो इस तरीके से, या फिर अगर एसोसिएट से परचेज करिए तो उस परचेज को ज्यादा वैल्यू पर दिखा करके भी जो है मैनिपुलेशन किया जाता है। एक और तरीका, ये लोग आपस में क्या करते हैं, लोन दे देते हैं एक दूसरे को। मान लो टाटा इंडिया क्या करती है, दुबई वाली से 1 करोड़ का लोन लेती है 50% इंटरेस्ट रेट पर, वही मार्केट में तो वही चीज 8% में मिल रही है, 50% पे क्यों लिया इसने? क्या रीजन रहा होगा कि इसने 50% पर जो है लोन ले लिया? सर ऑब्वियस सी बात है, ये ज्यादा इंटरेस्ट दे करके, पैसा तो यहीं का यही है, कहीं नहीं जा रहा, ज्यादा इंटरेस्ट अपने पीएनएल में शो करेंगे, और ज्यादा इंटरेस्ट शो करने से क्या होगा, फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स कम बनेगा। तो इस तरीके से मान लो अब ये दोनों ने मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करा, एक ब्रिज बनाना था, और ब्रिज बनाने के लिए इनको मिले 1 करोड़ रुपए, दोनों ने बांट लिया आपस में, 80 करोड़ ये ले गई, 20 करोड़ ही इसको दिए, ठीक है, 100 करोड़ मान लो, 100 करोड़ में से 80 करोड़ तो ये दुबई वाली ले गई, और यहां पर 20 करोड़ इंडिया वाली को दिए, जबकि दोनों ने काम बराबर किया था। बताओ क्यों कम दिए इंडिया वाली को? क्योंकि इधर टैक्स कम लगेगा ना, तो इसके नाम पर ज्यादा बता दो। तो इस तरीके से भी मैनिपुलेशन किया जाता है। आगे इन सब तरीकों का देखेंगे कि क्या आगे इनका काम होता है, कैसे होता है। अब वही मान लो कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, उस प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगी दोनों की 10-10 करोड़, लेकिन 18 करोड़ तो इसके नाम से ही बता दी कि इसने लगाई 18 करोड़। बताओ क्यों बताई होगी? क्योंकि खर्चा ज्यादा बता करके उसकी इनकम को कम दिखा दो, और टैक्स क्या कर दो, कम कर दो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके अंदर अपनी सेल्स को कम बता करके, परचेज को ज्यादा बता करके, खर्चों को ज्यादा बता करके, इंटरेस्ट के, यहां पर इनकम को क्या किया जाता है, कम करने की कोशिश की जाती है।
और इन्हीं ट्रांजैक्शंस का रोकने के लिए, इन्हीं ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट करने के लिए क्या बनाया गया है, ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर बनाया गया है कि ये कंपनीज जो ऐसे काम करती है, ये कंपनीज जो ऐसे मैनिपुलेशन करती है, आखिर उनको कैसे रोका जाए, इसके लिए ट्रांसफर। अब क्या होगा सर, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या करेगा पता है, तुमने जो गड़बड़ करी है वो पता लगाएंगे, फिर तुम्हारी इनकम को वापस से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जितना तुमने चोरी करने की कोशिश करी होगी ना, उसको वापस से एडजस्ट कर देंगे, बोलेंगे ये चोरी पॉसिबल नहीं है, इसको वापस से तुम्हारी इनकम में जोड़ रहे हैं और इसके ऊपर क्या दो, टैक्स दो। इसी काम को अपन को कहां पर सीखना है, ट्रांसफर प्राइसिंग में सीखना है। तो बताइए बेस क्लियर है कि नहीं चैप्टर का, यस और नो फटाफट से। क्लियर है, क्यों पढ़ते हैं इसको, नोट कर लो इस एग्जाम्पल को, ये काम आएगा अपने आगे। हाँ इधर वाले बताओ भाई फटाफट से, क्लियर है बात। ये चैप्टर, इसको मैं चैप्टर बोलूंगा ट्रांसफर प्राइसिंग को, सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे टेक्निकल चैप्टर है, मैं पहले ही बता रहा हूं। मेहनत करनी पड़ेगी इस पर बहुत, इसके जब अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे ना, दिमाग नहीं चलता इसमें, तुम जितना प्रैक्टिकल दिमाग चलाओगे उतना बढ़िया है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन श्योर है आना ही आना है, 8 नंबर में तो मान लो आ ही जाएगा। हम्म, एमसीक्यू तो 1 2 नंबर 3 नंबर, एमसीक्यू में जनरली फॉर्म नंबर पूछ लेंगे, जैसे 67 अपन ने देखा फॉरेन टैक्स क्रेडिट का, एमसीक्यू 4 5 नंबर के आते हैं। एमसीक्यू अपनी एमसीक्यू बुक आएगी, उसके अंदर सब कुछ रहेंगे, बस वो कर लो। आपको टोटल 3 बुक करनी है, कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू बुक, बस उसके बाहर कुछ नहीं है। स्कैनर वगैरह सब कुछ कवर्ड है, स्कैनर का रूल ही। अब आपको ओनली बुक करनी है, स्कैनर कुछ नहीं करना, और डीटी आईडीटी में तो वैसे भी स्कैनर नहीं होते। चले आगे, यहां पर आप थोड़ा सा नोट करेंगे कि इस चैप्टर का आखिर बेस क्या होता है, थोड़ा सा ही नोट करेंगे, बाकी तो अपन को फिर अपनी कंसेप्ट बुक से ही पढ़ना है। सम मल्टीनेशनल कंपनीज try to reduce their incomes in that country where tax rate is higher and shift such income to other countries where tax rate is lower. It may be done in following manner. By showing
लेस सेल वैल्यू, सेल्स कम बता दी। सेकंड तरीका, बाय शोइंग एक्सेस परचेज वैल्यू, बाय टेकिंग लोन एट हायर इंटरेस्ट रेट्स, lower allocation of consideration in case of common projects. By showing excess cost allocation in case of common projects. सो ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू प्रॉफिट्स को, इनकम को कम दिखाने की कोशिश की जाती है। तो होपफुली आपने नोट कर लिए होंगे। अब अपन आगे बढ़ेंगे। ये देखो कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने अभी आपको बताए उसी टाइप के, कि आखिर किन किन तरीकों से जो है वो आपकी इनकम को कम दिखाने की कोशिश की जाती है। पहला एग्जाम्पल पढ़ो, जैसे खुद पढ़ो, तुम खुद ही समझ जाओगे। जो फेयर वैल्यू होती है ना, उसको आर्म्स लेंथ प्राइस बोलते हैं, अभी अपन सीखेंगे। यहां पर देखो क्या हुआ, कोई इंडिया की कंपनी है, उसने गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कराई अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को, कितने रुपए में? 1 लाख में। जबकि फेयर वैल्यू उसकी कितनी बन रही थी? 3 लाख। क्या करा यहां पर? सेल वैल्यू को कम बता दिया। ये वाला काम यहां पर करा। अगला देखते हैं, देखो और कैसे करते हैं। यहां पर देखो क्या हुआ, एंटरप्राइज है इंडिया का, परचेज करे गुड्स एसोसिएट एंटरप्राइज से, कितने में? 2 लाख में। और वहीं फेयर वैल्यू कितनी बनती है? सिर्फ 70 में। ज्यादा में परचेज करे, क्यों करे? ताकि यहां का इनकम प्रॉफिट क्या हो जाए? कम हो जाए और टैक्स कम बने। ठीक है। और ये देखो एक एंटरप्राइज है इंडिया का, उसने क्या करा? लोन लिया अपने एसोसिएट एंटरप्राइज जो कि यूके में है उससे 24% की रेट पर। वहीं मार्केट में उसी इंटरेस्ट की कितनी चल रही है? 11% की रेट चल रही है। ठीक है। मतलब ये है कि जो एक्सेस है उसको क्या करना पड़ेगा? अपन को ठीक करना पड़ेगा। वो अपन आगे देखेंगे कैसे करते हैं। मतलब आर्म्स लेंथ इसका कितना था? 11 ही था, फेयर वैल्यू 11 ही थी। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम अराइज होती है। ये एक और केस है जिसमें होगा क्या, एक साथ काम करा, कॉस्ट ज्यादा अलोकेट कर दी इंडिया वाली एंटिटी पर। क्यों करते हैं ज्यादा? क्योंकि इससे भी प्रॉफिट कम हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली टैक्स कम हो जाएगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू जो है आपकी इनकम को कम दिखाने की कोशिश की जाती है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक सेक्शन को यहां मैं ऐड ऑन कर रहा हूं, सेक्शन 92 सबसेक्शन 3 पहले, फिर 92 पर आएंगे। हुआ क्या कि आपने ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अप्लाई किए, और ट्रांसफर प्रोविजन प्राइसिंग के प्रोविजन अप्लाई करने से अगले की इनकम उल्टी कम होगी।
ठीक है, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन आपने माने और इनकम उल्टी क्या हो गई उसकी, कम हो गई। तो फिर इस सिचुएशन में अपन क्या करें, फिर क्या कम की जाएगी उसकी इनकम? क्योंकि मान लो वो तो बता रहा है 5 लाख, बट ट्रांसफर प्राइसिंग के अकॉर्डिंग सेल्स आ रही है 4 लाख ही, ज्यादा बता रहा है ऑलरेडी। तो अब क्या किया जाए इस सिचुएशन? इस सिचुएशन में ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगेंगे ही नहीं। ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन की वजह से अगर इनकम कम हो रही है किसी एसएसी की, या फिर लॉस बढ़ रहा है किसी एसएसी का, लॉस बढ़ने से भी तो नुकसान है, वो सेट ऑफ कर लेगा इनकम के साथ, और इनकम कम हो रही है, तो ऐसे केसेस में ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगेंगे ही नहीं। इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जा सकता है। देखिए क्या बोला गया। नहीं, यहां पर वैसा केस नहीं है कि जिसमें एसएसी का बेनिफिट है वो ले लो। यहां पर क्योंकि एसएसी खुद ही डिक्लेयर कर रहा है मैंने इतना कमाया, उधर डिक्लेयर थोड़ी करता था, उधर तो रिलीफ वगैरह हम निकालते थे, तो फायदा हुआ वो देती। या तो एसएसी खुद बोल रहा है मैंने 5 लाख की सेल करी है, तो आप जबरदस्ती थोड़ी ना कम कर दोगे उसकी सेल्स, तो उतनी रहेगी। इफ ड्यू टू ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस, income of assessee get reduced or losses increases, then provisions of transfer pricing will not be applicable. तो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगेंगे ही नहीं। देखो इसको पढ़ते हैं यहां पर। Section 92 subsection 3 clarifies that provision of this section shall not apply where, कब अप्लाई नहीं होंगे, computation of income or determination of allowance or expense or interest or determination of any cost expense allocated or apportioned has the effect of reducing the income of chargeable to tax, increasing the losses of the assessee to whom transfer pricing is applied। मतलब ओवरऑल क्या बात बोली गई कि अगर किसी ट्रांजेक्शन से ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन से असेसी की इनकम कम हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन उस केस में नहीं लगाए जाएंगे। फिर बोलेंगे यार जो तुम बता रहे थे वही ज्यादा सही था, ट्रांसफर प्राइसिंग को छोड़ो। ये बात बोली गई। बताइए क्लियर है कि नहीं ये बात? ठीक है, इधर वाले बताओ फटाफट से भाई, ऑनलाइन वाले। ये हमने कर लिया। अब सेक्शन 92 पढ़ लेते हैं अपन। वही सबसे मेन सेक्शन है जो यहाँ पर चार्ज करेगा, वही बताएगा कि कब जाकर के जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। अच्छा इसमें नहीं डाला हो। देखो क्या बोलता है सेक्शन 92। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन भी याद रखना है। सेक्शन
92 क्या बोलता है सेक्शन 92? सेक्शन 92 क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। सेक्शन 92 बोलता है कि एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होने वाला, किसके बीच में? एसोसिएट। मतलब पहली बात तो ये है कि ये सेक्शन ही कब लगेगा? जब ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा हो? एसोसिएट एंटरप्राइज के। अब हमें नहीं पता एसोसिएट क्या होती है, वो अपन पढ़ेंगे 92A सेक्शन में। एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होने वाला इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पर होना चाहिए, मतलब फेयर प्राइस पर होना चाहिए। तो देखो यहां पर तीन चीजें निकल के आई। एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में क्या हो रहा है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है ये भी हमको नहीं पता, वो भी अपन देख। और वो किस पर होना चाहिए? आर्म्स लेंथ प्राइस पर होना चाहिए, ये भी अभी हमको नहीं पता क्या होती है। अभी हमने सिर्फ एक सिंपल सा वर्ड देखा है, ये फेयर प्राइस होती है, फेयर वैल्यू होती है जिस पे ट्रांजैक्शन होना चाहिए था। हालांकि पूरे के पूरे इस ट्रांसफर प्राइसिंग में मेन काम आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना ही है। अगर वो चीज हमको आ जाती है तो आसान है बस काम फिर तो देखो सेक्शन 92 क्या बोलता है? एनी टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, चलो इसको अपन अलग कलर में, एनी टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज should be at carried out at लिख लो, should be carried out at arm's length price। ये बात सेक्शन 92 ने बोली कि एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होने वाला इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किस पर होना चाहिए? आर्म्स लेंथ प्राइस पर होना चाहिए। यहां पर मेन मेन बातें क्या निकल करके आई है? यहां पर तीन वर्ड्स जो है मेनली निकल करके आ रहे हैं। एक तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, एक एसोसिएट एंटरप्राइज और एक आर्म्स लेंथ प्राइस। ये तीन चीजें हैं जो कि यहां पर मेनली अभी निकल करके आती है। हमको इन तीन चीजों के बारे में जानना है। अगर ये तीन बातें पूरी हो रही है तो ही पहली बात तो सेक्शन 92 लगेगा। मान लो कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इंटरनेशनल बट एसोसिएट नहीं है तो 92 लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन का नेचर इंटरनेशनल ही नहीं है तो लगेगा क्या? डोमेस्टिक नेचर का ट्रांजैक्शन है, लगेगा क्या सेक्शन? नहीं लगे। हालांकि हम देखेंगे आगे कुछ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को यहां पर कवर किया गया है ट्रांसफर प्राइसिंग, कि कुछ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन यहां पर कवर्ड है। जनरली डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कवर्ड नहीं है बट कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है जो कि यहां पर कवर्ड है। अभी यहां पर देखिए इसका मतलब तीन जरूरी बातें निकल करके आती है यहां पर। अगर हम देखें तो थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स यहां पर निकल करके आ रही है जो कि हमको डिस्कस करनी है। एसोसिएट एंटरप्राइज, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, आर्म्स लेंथ प्राइस। ये तीन चीजों को अपन को डिटेल में पढ़ना है भाई। कहां कहां पढ़ेंगे सर? कौन कौन सा सेक्शन है? एसोसिएट एंटरप्राइज के बारे में कहां पढ़ेंगे? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में कहां पढ़ेंगे? आर्म्स लेंथ प्राइस के बारे में कहां पढ़ेंगे? तो बेटा एसोसिएट एंटरप्राइज जो है ना वो बताया गया है सेक्शन 92A में। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 92B में, और सेक्शन 92C में पढ़ेंगे हम आर्म्स लेंथ प्राइस।
एसोसिएट एंटरप्राइज के बारे में यहां जानना है। फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में यहां जानना है, यहां डिफाइन किया गया है उसको। फिर आर्म्स लेंथ प्राइस के बारे में यहां जानना है। ये हमको चीजें जाननी है, ये चीजें अपन को पढ़नी है, तब जाकर के जो है अपना ये सेक्शन 92 की बातें क्लियर हो पाएगी। तो इन तीन को अपन को डिटेल में पढ़ना होगा। इन तीन चीजों को डिटेल में पढ़ने के बाद ही जो है अपन आगे की चीजें सीख पाएंगे। बताइए ये बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो? तो 92 क्लियर है सेक्शन, तीन बातें बोलता है। एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होने वाला इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस में होना चाहिए। सेक्शन भी बड़े सिंपल से ए बी सी, एसोसिएट का ए, इंटरनेशनल का बी और आर्म्स लेंथ का सी। ये तीन सेक्शन जो है यहां पर रोल रखते हैं। अब हालांकि अपन को डिटेल में पढ़ना है कि सर एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या है, तो आओ यहां पर जानते हैं एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं सेक्शन 92 ए। क्या बोलता है 92 ए? देखिए, मीनिंग ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज। एसोसिएट एंटरप्राइज किसे मानेंगे? देखो, एसोसिएट एंटरप्राइज दो टाइप के होंगे यहाँ पर, एक तो ये जो डेफिनेशन में है वो, और एक डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। डिटेल है, मतलब डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास तक भी अपन क्या पढ़ रहे होंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज क्या क्या होते हैं, बहुत सारे केसेस यहाँ पर आने वाले हैं। यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या होगा, इन रिलेशन टू अनदर एंटरप्राइज मींस एन एंटरप्राइज। मतलब एक एंटरप्राइज दूसरे का एसोसिएट तब कहलाएगा जब इन दोनों में से कुछ हो रहा हो, पहली बात। तो फिर आगे और भी चीजें, क्या बोला गया, विच पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी। जो पार्टिसिपेट करता है डायरेक्टली खुद, या फिर इनडायरेक्टली खुद, या फिर एक या एक से ज्यादा इंटरमीडियरी मीडिएटर के थ्रू, किसमें, इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल और कैपिटल ऑफ द अदर एंटरप्राइज। मतलब जब एक बिजनेस, एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद कंट्रोल कर रहा है कोई चीजें, मैनेजमेंट को, या फिर किसी और मीडिएटर के थ्रू क्या करवा रहा है, कंट्रोल करवा रहा है, तो यह माना जाएगा कि वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपस में क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। पहली बात तो ये बोली गई। दूसरी बात क्या बोली गई, और इन रेस्पेक्ट ऑफ विच वन और मोर पर्सन who participate directly or indirectly or one or more intermediaries in its management or control or capital are the same person who participate directly indirectly through one or more intermediary in the management or control of the capital of the enterprise। मतलब क्या बोला गया, देखो यहां पर यह बोला गया, ये एक कंपनी है ए लिमिटेड और ये अपनी एक कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड खुद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है बी लिमिटेड के, तो ये आपस में क्या माने जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज। अब क्या हो रहा है कि यहां पर इसमें एक व्यक्ति है मैनेजमेंट का, वही सेम व्यक्ति इसमें भी है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देख रहा है, ए नाम का एक व्यक्ति, तो भी ए और बी क्या मान लिए जाएंगे आपस में, एसोसिएट एंटरप्राइज। मतलब ये हुआ कि या तो एक एंटरप्राइज डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी दूसरे एंटरप्राइज में कंट्रोल या मैनेजमेंट कर रहा है, या फिर एक बिजनेस का, एक कंपनी का कोई व्यक्ति, वही सेम व्यक्ति किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है, कंट्रोल और मैनेजमेंट कर रहा है।
तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हुई तो ये आपस में बिजनेसेस क्या मान लिए जाते हैं, एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिए जाते हैं। बताइए ये बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो? क्लियर है? इधर बताओ फटाफट से भाई सभी लोग, एसोसिएट एंटरप्राइज का इनिशियल बात क्लियर है क्या? अभी बहुत सारे केसेस आएंगे इसमें जो अपन को विद एग्जांपल देखने हैं डिटेल में। चलिए तो इस क्लास में इतना ही रख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज, मतलब बहुत सारे और भी केसेस है, अभी ये नहीं है। अभी देखो कितने सारे केस है आगे, ये बहुत सारे केसेस है, ABCDEF GHIJ M तक है, M तक केसेस है। फिर इनके एग्जाम्पल भी मैंने डाल दिए हैं साथ में, हर एक पॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए इस क्लास में करते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। चलिए तो अपन बढ़ते हैं लास्ट क्लास से आगे। हमने स्टार्ट किया था ट्रांसफर प्राइसिंग। तो हम पढ़ रहे थे ट्रांसफर प्राइसिंग, और ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर हमने देखा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग के जो प्रोविजन है वो कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, इन बारों में चीजों के बारे में अपन बात कर रहे थे। अपन ने देखा था तीन बातें पूरी होनी चाहिए। सेक्शन 92 क्या बोलता था कि एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किस पर होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस पर होना चाहिए, तब जाकर के जो है ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगेंगे। इसके अंदर अपन ने और क्या क्या देखा था? इसके अंदर अपन ने देखा था कि एसोसिएट एंटरप्राइज को समझने के लिए हम 92A सेक्शन पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को समझने के लिए 92B और 92C पढ़ेंगे आर्म्स लेंथ प्राइस के बारे में जानने के लिए। और फिर हमने ये भी जान लिया था कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन में किस तरीके से जो है इनकम को कम करने की कोशिश की जाती है। मतलब क्या, कैसे कम करते हैं भाई? खर्चे ज्यादा दिखा के, सेल्स वैल्यू लेस दिखा के, कॉस्ट ज्यादा अपोर्शन करके, लोन लेकर आपस में इस तरीके से दिखाए जाते थे। अब इसके बाद में आता है कि एसोसिएट एंटरप्राइज का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में भी हमने बात लास्ट क्लास में कर ली थी, इसी को आगे बढ़ाना है। देखिए इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एसोसिएट एंटरप्राइज इन रिलेशन टू अनदर एंटरप्राइज, जब कब कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस का एसोसिएट माना जाएगा। तो पहले केस में अपन ने क्या पढ़ा था, विच पार्टिसिपेट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और या किसी इंटरमीडियरी के थ्रू, किसमें, कंट्रोल में या फिर मैनेजमेंट में या फिर कैपिटल में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट, कंट्रोल और कैपिटल में पार्टिसिपेट करता है डायरेक्टली या तो खुद या किसी और के थ्रू इनडायरेक्टली, तो वो आपस में क्या माने जाएंगे, एसोसिएट माने जाएंगे। और फिर क्या बोला गया, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच वन और मोर पर्सन who participate directly or indirectly or through one or more intermediaries in its management or control or capital of the same person who participate directly, indirectly or through one or more intermediate। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी कोई व्यक्ति मैनेजमेंट के पार्ट में है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी वो व्यक्ति मैनेजमेंट के पार्ट में, तो वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन भी आपस में क्या मान ली जाएंगे, एसोसिएट। यहां तक अपन ने बात कर ली थी, अपन को इससे आगे बात करनी है। तो आइए अब अपन आगे की चीजें देखते हैं। अब अपन जानने जा रहे हैं डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। मतलब ये दो कंडीशन जो अपन ने पढ़ी वो पूरी हो रही है तो एसोसिएट माने ही जाएंगे दो ऑर्गेनाइजेशन। और यहां जो अपन कंडीशन पढ़ने वाले हैं, अगर इनमें से भी कोई पूरी हो रही है तो भी दो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट माने जाएंगे। अब वो कंडीशन कौन कौन सी है एक एक करके समझते हैं डिटेल में, और यहां से क्वेश्चन बनने के भी चांसेस होते हैं बिल्कुल। पहला क्या बोला देखो, हाँ थ्योरी एमसीक्यू सब बन सकता है। आपसे कुछ केस भी देके पूछा जा सकता है कि ये एसोसिएट है या नहीं, या फिर आपसे थ्योरेटिकली पूरा ही पूछा जा सकता है 8 नंबर में, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइजेस कब। देखो क्या बोला गया, वन एंटरप्राइज होल्ड शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 26% ऑफ द वोटिंग पावर इन द अदर एंटरप्राइज। मतलब क्या है, देखिए पहले पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है,
ये एक एंटरप्राइज है, दूसरा ये ए लिमिटेड, ये बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 28% की शेयर होल्डिंग रखता है, तो ये दोनों आपस में बन जाएंगे एसोसिएट। 26% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग अगर आप रख रहा है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या माने जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एसोसिएट। होल्डिंग सब्सिडरी मत समझना, वो अलग चीज होती है 50% से ज्यादा पे। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं अपन, एसोसिएट पढ़ रहे हैं। तो एसोसिएट एंटरप्राइज कब माने जाएंगे, इस सेक्शन के पर्पज के लिए, कि जब एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में 26% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखता है तो। ठीक है, पहला पॉइंट इस बात बोलता है। अब देखिए यहां पर अगला पॉइंट क्या बोलता है, एनी पर्सन और एंटरप्राइज होल्ड shares carrying not less than 26% of the voting power in each of such enterprises। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। दोनों में फर्क भी है क्या, बिल्कुल है। देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, और ये एग्जाम्पल अगर आपके पास नोट नहीं है ना तो ये सेक्शन तुमको समझ में नहीं आएगा, तो ये पूरा आपको नोट करके रखने, मतलब हर चीज जो मैं यहां लिख रहा हूं सब कुछ नोट होनी चाहिए आपके। ये एक कंपनी है, इस ऑर्गेनाइजेशन में वो 27% की होल्डिंग रखती, और इसमें 30% की होल्डिंग। ये दोनों आपस में एसोसिएट है ही, ये दोनों भी आपस में एसोसिएट है, और बी और सी भी आपस में एसोसिएट माने जाएंगे। तो जब कोई कंपनी में, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में 26% से ज्यादा की होल्डिंग रखता है, तो वो उसके तो रिलेटेड मतलब एसोसिएट है ही है, साथ ही साथ में वो दोनों भी आपस में क्या मान लिए जाएंगे, एसोसिएट मान लिए जाएंगे। ये अपन को पॉइंट नंबर 3 बताता है। अगला केस देखते हैं कि और क्या हो जाए कि एसोसिएट मान लिया जाएगा। क्या बोला गया, द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और आर्टिकल और बिजनेस कैरिड आउट बाय वन एंटरप्राइज इज होल्ली बोला है, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर और एनी डेटा, डॉक्यूमेंटेशन, ड्राइंग और specification relating to any patent, invention, model, design, secret formula or process of which the other enterprise is the owner on in or in respect of which the other enterprise has exclusive right। मतलब क्या है इसका, एक एंटिटी, एक बिजनेस का चलना दूसरे बिजनेस के नो हाउ, कोई टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट, इन चीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर उस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ नहीं हो तो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता, ऐसा हो रखा है। तो वो आप दोनों आपस में क्या मान लिए जाएंगे, एसोसिएट। देखो वापस से पढ़ते हैं, अभी इसमें अंदर क्या बोला गया है कि द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और आर्टिकल, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स बनाना, ये सब किस पे डिपेंड करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की पूरे पूरे तरीके से किस चीज पर, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, इन चीजों पर ही डिपेंड करता है। अगर वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इसको ये चीजें ना दे तो ये प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो फिर इस केस में ये आपस में क्या मान लिए जाएंगे, एसोसिएट। जैसे मान लो कि एक कोको कोला यूएस है और एक कोको कोला इंडिया है, ठीक है, किसी ने, दोनों में आपस में शेयर का लेन देन ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। लेकिन जब तक यूएस वाली ये नहीं बताएगी कि कॉक कैसे बनाना है तो इंडिया वाली बना ही नहीं पाएगी, तो फिर ये आपस में क्या हो गए, एसोसिएट।
कि ये पेटेंट कॉपीराइट वगैरह ये नहीं देंगी, नहीं इजाजत देगी कि तुम ये यूज कर सकते हो फॉर्मूला, तो बनाएगी कैसे? होली उसी पर डिपेंड हो गई कि भाई कोक यूएस पर ही हम डिपेंड हो गए, तो ये आपस में क्या हो गए फिर? एसोसिएट हो गए। ये बोलता है पॉइंट नंबर 3 जो अभी अपन ने पढ़ा। पॉइंट नंबर 4 देखो क्या बोलता है। 90% or more of the raw material and consumable required for the manufacture or processing of goods or article carried out by one enterprise are supplied by other enterprise or by person specified by the other enterprise, and the prices and other consideration relating to such supply are influenced by such other enterprise। मतलब क्या है, इस पॉइंट को समझते आइए। ये एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये एक कंपनी है वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड क्या करती है? प्रोडक्शन करती है गुड्स का। और इसको प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल इसको कौन देता है? एक्स लिमिटेड। तो सर रॉ मटेरियल खरीदने से क्या हो गया? तो और रॉ मटेरियल कितना है? 90% और मोर ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट। मतलब वाई लिमिटेड को जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 90% या उससे ज्यादा तो अकेले एक्स लिमिटेड ही दे रहा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी एक्स लिमिटेड ने जो अपॉइंट कर रखा है या बता रखा है, एनी थर्ड पर्सन स्पेसिफाइड बाय द अदर एंटरप्राइज, या वो दे रहा है। ठीक है, ऐसी अगर सिचुएशन है, साथ ही साथ में इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो प्राइसिंग एंड ऑल है ना, प्राइस एंड अदर कंडीशंस डिसाइडेड बाय एक्स लिमिटेड। और इस ट्रांजेक्शन की प्राइसिंग कैसे होगा, क्या होगा, ये सारा भी कौन डिसाइड कर रहा है? एक्स लिमिटेड। पहली बात तो 90% और मोर का क्या होना चाहिए? रॉ मटेरियल आना चाहिए। दूसरी बात देखो, एक लास्ट लाइन में क्या बोली गई, यहां पर अगर एंड ही एंड में देखोगे तो एक बात बोली गई, specified by the and the prices and other consideration relating to the supply are influenced by such enterprise। प्राइस वगैरह पर सब पर किसका इंफ्लुएंस है? उस सप्लायर का, जो एक्स लिमिटेड का। तो आपस में आप क्या माने जाओगे? एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाओ। ये बात यहां पर कही गई। ठीक है, डिसाइड करते हैं आपस में, मतलब इन्फ्लुएंस है इसका। ये बोलता है कि नहीं इतने में नहीं इतने में होना चाहिए, और वो हो जाता है। तो ये आपस में 90% वाली ओनली कंडीशन पूरे होना इनफ नहीं है, साथ ही साथ में जो अदर एंटरप्राइज है, अदर एंटरप्राइज की तरफ से भी वो कंडीशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। बताइए बात समझे कि नहीं? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चल रहा है वो कॉपी किया जा सकता है, बाकी जो रह गया उसके लिए जगह छोड़ी जाती है। नॉर्मल सी बात होती है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है। द गुड्स और आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड बाय वन एंटरप्राइज आर सोल्ड टू द अदर एंटरप्राइज or to person specified by the other enterprise, and the prices and other conditions relating to thereto are influenced by such other enterprise। मतलब क्या है, ध्यान से समझ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्स लिमिटेड,
एक्स लिमिटेड ये कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, ये गुड्स मैन्युफैक्चर किए एक्स लिमिटेड ने। ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आगे किसको सेल किए जाएंगे? आगे वाई लिमिटेड को सेल किए जाएंगे। या फिर किसी और पर्सन को जिसको स्पेसिफाई वाई लिमिटेड ने किया है। या फिर किसी और पर्सन को जिसको किसने बोला है, वाई नहीं बोला है, क्योंकि ये सोचेगी डायरेक्टली हम लेंगे तो एसोसिएट मान के आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल देते, कोई बात नहीं किसी और को करवा देते हैं, लेकिन किसी और को भी कवर्ड है। और इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड प्राइस एंड अदर कंसिडरेशन, अदर कंडीशन, इन्फ्लुएंस्ड बाय वाई लिमिटेड। अगर ऐसा केस हो रहा है तो ये आपस में क्या मान लिए जाएंगे? एसोसिएट मान। एक एंटरप्राइज अपने गुड्स बनाता है, दूसरे को सेल कर देता है, और इससे रिलेटेड प्राइस एंड अदर कंसिडरेशन भी वो दूसरा ही फिक्स करता है। या फिर ये गुड्स उसको ना सही तो किसी थर्ड स्पेसिफाइड पर्सन को सोल्ड कर दिए जाते हैं, जिसको स्पेसिफाई अदर वाला एंटरप्राइज ही करता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये दोनों आपस में बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। ऊपर वाले केस में इसमें तो रात दिन का अंतर है। ऊपर वाले केस में रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा था, यहां चीज बेची जा रही है। इस पे होली डिपेंडेंट नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट कहाँ है इसमें? 90% तो रॉ मटेरियल खरीदने वाला था, उसमें तो खरीद रहे, इसमें बेच रहे हैं। पहली बात तो यही रात दिन का अंतर है दोनों पॉइंट में। उसमें खरीदने की प्राइस है, इसमें बेचने की प्राइस है, कितने बड़े फर्क है दोनों में। एक में तो उधर तो बेच रहा है, खरीद रहा है वो रॉ मटेरियल, इधर तो वो बना के बेच रहा है। ये कोई चीज खरीदता है किसी से और वो फिक्स कर रहा है जिससे खरीद रहे हैं, तब ये आपस में एसोसिएट बन जाएंगे। वो इधर तो ये बेच रहा है, बना दिया इसने, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। उसमें यहां पर मान लो और कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जेड लिमिटेड, उससे ये अपना 90% या उससे ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदता है, प्राइस भी जेड लिमिटेड फिक्स करता है, तो एक्स और जेड भी आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। और यहां तो बन गया है, अब बनने के बाद बेचा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? वेयर वन एंटरप्राइज is controlled by an individual, the other enterprise is also controlled by such individual or his relative or jointly by such individual and relative of such individual। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। यहां पर हम दो कंपनी की बात करने जा रहे हैं। एक कंपनी है ये ए लिमिटेड, एक कंपनी है ये बी लिमिटेड। और ये मिस्टर रामू ए लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं, बी लिमिटेड को भी कंट्रोल करते हैं। अब ये ए और बी आपस में क्या बन जाएंगे? आपस में एसोसिएट। इस व्यक्ति के तो है ही, क्योंकि ये तो कंट्रोल कर रहा है, तो वो तो सीधे सीधे हो ही जाएंगे। और अगर किन्हीं दो एंटरप्राइज को एक ही व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, या तो ये खुद कर लेगा या इसका कोई रिलेटिव कर रहा होगा तो भी, और या फिर ये और इसका रिलेटिव दोनों मिलके कर रहे होंगे,
तो भी। अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा यार मैं इन दोनों को कंट्रोल करूंगा तो इनको एसोसिएट बना देंगे। बोला एक काम करते हैं यार, रिश्तेदार को बोला यार तू कर ले, ठीक है। बोला ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा तो मैं कर लेता हूँ, थोड़ा तू कर ले, तो कुछ भी कर लो, ये दोनों आपस में एसोसिएट माने। वो व्यक्ति खुद कंट्रोल करता है, उसका कोई रिलेटिव कंट्रोल करता है, या वो और उसका रिलेटिव मिलके कंट्रोल करते हैं। तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो, ये दोनों हमेशा क्या माने जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। 100% कंट्रोल की बात ही नहीं, ओनली कंट्रोल बोला है। 100%, 90% ऐसा कुछ नहीं बोला। हम्म। शेयर होल्डिंग और कंट्रोल एक ही होते हैं क्या? मैनेजमेंट कंट्रोल अलग चीज होती है, शेयर होल्डिंग अलग चीज होती है, पहली बात तो। ठीक है, कंट्रोल तो प्रमोटर भी करते हैं, शेयर होल्डिंग नहीं है उसके पास। तो शेयर होल्डिंग और कंट्रोल आर बोथ डिफरेंट थिंग। ठीक है, शेयर होल्डिंग से आपको वोटिंग राइट मिलता है, आप कंट्रोल थोड़ी ना कर लेते हो उस चीज को, तो वो अलग चीज है। कंट्रोल मतलब ये है कि ऐसा करना चाहिए तो वैसा ही होगा, उसको बोलते हैं कंट्रोल। उसने बोला कि यहां से ये चीज ऐसे करनी है तो वैसे ही हो रही है, तो इसको बोला जाता है कंट्रोल करना। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, वेयर वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय एचयूएफ, एक एंटरप्राइज को एचयूएफ कंट्रोल कर रही है, द अदर दूसरा एंटरप्राइज जो है वो एचयूएफ का ही कोई मेंबर कंट्रोल कर रहा है, और उसी मेंबर का कोई रिलेटिव कंट्रोल कर रहा है, और जॉइंटली एचयूएफ का मेंबर और उसका रिलेटिव। मतलब एक एंटरप्राइज को कोई एचयूएफ कंट्रोल कर रही है, दूसरा एंटरप्राइज को उसी एचयूएफ का कोई मेंबर कंट्रोल कर रहा है, तो वो दोनों एंटरप्राइज आपस में क्या बन जाएंगे, रिलेटेड। एक्स को कंट्रोल कर रहा है, एक्स लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है एबीसी एचयूएफ, वाई को कंट्रोल कर रहा है ए जो एचयूएफ का मेंबर है, तो दोनों आपस में क्या माने जाएंगे, रिलेटेड माने जाएंगे। इसमें साथ ही साथ में एक और बात बोली गई कि अगर मान लीजिए उस एचयूएफ का कोई मेंबर का रिलेटिव भी है, तो भी जो है इस केस में ये आपस में रिलेटेड माने जाएंगे, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कंट्रोल्ड बाय एबीसी एचयूएफ, वाई लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है मिस्टर ए। तो ये दोनों आपस में क्या मान लिए जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज। और ए का कोई रिलेटिव भी कर रहा है, ए बी सी का कोई रिलेटिव है, क्योंकि ये डायरेक्टली आएंगे तो ये सोच रहे हैं एसोसिएट बन जाएंगे, अपने रिश्तेदार को करवा देते हैं, तो भी क्या बनेगा, ये आपस में वही बनेगा एसोसिएट। तो मतलब एचयूएफ का कोई मेंबर या फिर मेंबर का कोई रिश्तेदार क्या करते हैं, इन दोनों एंटरप्राइज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये आपस में रिलेटेड बन जाएंगे, एसोसिएट बोलेंगे, रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोलता है, वेयर वर एंटरप्राइज इज ए फर्म, ध्यान से सुनना, पहला एंटरप्राइज क्या है, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। फर्म एओपी बीओआई में से कुछ है, पहला एंटरप्राइज। द अदर एंटरप्राइज होल्ड नॉट लेस देन 10% इंटरेस्ट इन सच फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब क्या है, ध्यान से समझना। पहली बात आपको पता होनी चाहिए, फर्म एओपी बीओआई में शेयर्स तो होते नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखो हो क्या रहा है, ये कोई फर्म है एओपी बीओआई, इसके अंदर जीएससी लिमिटेड इस फर्म में क्या करता है, इस फर्म के अंदर जीएससी लिमिटेड होल्ड करता है, शेयर्स तो हो ही नहीं सकते, इंटरेस्ट, मतलब इतना इसकी होल्डिंग है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट शेयरिंग है, ऐसा चीज बोल सकते हैं, 10% और मोर का।
तो ये फर्म और जीएससी लिमिटेड आपस में एसोसिएट बन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन फर्म एओपी बीआई में से कोई है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसका 10% या इससे ज्यादा का इंटरेस्ट होल्ड करता है, तो भी वो आपस में बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। अगला पॉइंट देखो, अ लोन एडवांस बाय वन एंटरप्राइज टू द अनदर एंटरप्राइज कंसिस्ट नॉट लेस देन 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ अदर एंटरप्राइज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। और यहां पर बोला गया रिवैल्यूएशन ऑफ असेट शैल नॉट बी इग्नोर्ड, रिवैल्यूएशन को इग्नोर नहीं करना है। यहां पर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, यहां एक कंपनी है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की असेट की बुक वैल्यू जो है वो है 100 करोड़, और एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को लोन दे रखा है 60 करोड़। तो ये आपस में बन जाएंगे एसोसिएट। मतलब दूसरे एंटरप्राइज की असेट की जो बुक वैल्यू है, अगर उस बुक वैल्यू के 51% या ज्यादा पार्ट क्या ले रखा है, दूसरे ने लोन के रूप में ले रखा है किसी और से। यहां 100 करोड़ इसकी बुक वैल्यू है एसेट की, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कितना ले रखा है, 60 करोड़ का लोन। तो बुक वैल्यू का 60% तो अकेले इससे ही ले रखा है, तो ये आपस में क्या बन जाएंगे, एसोसिएट। रिवैल्यूएशन मतलब ये असेट रिवैल्यू भी की जा सकती है। अब बाद में मान लो ये 200 करोड़ पे रिवैल्यू हो गई रिवैल्यूएशन में, और ये 60 ही है, तो अब नहीं बन रहा 51, तो ये एसोसिएट नहीं माने जाएंगे एज पर दिस पॉइंट। तो ये असेट अगर रिवैल्यू हुई है तो रिवैल्यू भी होगा। ज्यादातर जगह नहीं होता है, लेकिन यहां पर रिवैल्यूएशन को परमिट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, वन एंटरप्राइज गारंटीज नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग ऑफ द अदर एंटरप्राइज। सिंपल सी बात है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने जितना लोन ले रखा है, एक्स और वाई लिमिटेड दो ऑर्गेनाइजेशन है, वाई लिमिटेड ने 100 करोड़ का लोन ले रखा है, उसमें से 30 करोड़ के लोन के लिए गारंटी दे रखी है एक्स लिमिटेड ने, तो दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज। मतलब क्या बोला गया, एक एंटरप्राइज गारंटी देता है दूसरे एंटरप्राइज ने जो लोन लिया है उसका, और टोटल लोन का एटलीस्ट 10% दूसरे ने गारंटीज दी रखी है, तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, एसोसिएट। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है लोन लेता है, मेरा कोई फ्रेंड, उसने लोन लिया, मान लीजिए उसके टोटल लोन है मिलाकर के 1 करोड़ के, 60 लाख की गारंटी तो मैंने दे रखी है, तो एसोसिएट बन जाएंगे, क्योंकि 10% से ऊपर की अगर गारंटी दे रखी है, अगले के टोटल लोन के 10% से ज्यादा कोई दूसरा एंटरप्राइज देता है, तो वो आपस में क्या बन जाते हैं, एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, चलिए। मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड और वन total number of executive or more executive directors or executive members of the governing board of one enterprise are appointed by the other enterprise। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोला गया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एंटरप्राइज है और ये सेकंड एंटरप्राइज है, वाई लिमिटेड में टोटल मिला के डायरेक्टर है 12, इसमें से 7 डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय एक्स लिमिटेड। किसी और ऑर्गेनाइजेशन के आधे से ज्यादा डायरेक्टर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट कर रहा है, तो ये आपस में क्या बन जाएंगे, एसोसिएट।
ये आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। और ये हाफ से ज्यादा ना करके अगर एक भी एग्जीक्यूटिव फुल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, नॉर्मल तो हाफ से ज्यादा और एग्जीक्यूटिव एक भी कर दिया, तो भी आपस में क्या बन जाते हैं, रिलेटेड बन जाते हैं, एसोसिएट बन जाते हैं। या तो मोर देन हाफ डायरेक्टर या फिर एक सिंगल भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ तो ये आपस में क्या बन जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखिए क्या बोलता है, ये अगला है, मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर और मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी और वन और मोर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और मेंबर ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ ईच ऑफ द टू एंटरप्राइज आर अपॉइंटेड बाय द सेम पर्सन। मतलब ये जो अभी अभी अपन ने पॉइंट पढ़ा ये सेम ही हो रहा है। कोई एक व्यक्ति है एक्स लिमिटेड ही मान लीजिए, इसके अंदर ये काम कर रहा है, वाई लिमिटेड के आधे से ज्यादा डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है। यही सेम टू सेम काम एक्स लिमिटेड जेड के साथ भी कर रहा है, जेड के भी आधे से ज्यादा डायरेक्टर या फिर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा है। तो एक्स और वाई एसोसिएट है और एक्स और जेड भी एसोसिएट है, और यहाँ पर वाई और जेड भी बन जाएंगे अब इस केस के अंदर। तो अगर मान लो कोई दो ऐसे एंटरप्राइज है जिनके डायरेक्टर्स को, आधे से ज्यादा डायरेक्टर को या एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कोई दूसरा एंटरप्राइज अपॉइंट कर रहा है, तो वो दोनों तो आपस में है ही है, और साथ ही साथ जिनके कर रहा है वो दोनों भी आपस में एसोसिएट मान लिए जाए। एंड लास्ट बोला गया, देयर एग्जिस्ट बिटवीन द टू एंटरप्राइज एनी रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एज में बी प्रिस्क्राइब। दोनों एंटरप्राइज के बीच में कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट है, आपस में कुछ इंटरेस्ट है दोनों का, तो भी क्या मान लिया जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज। ये ज्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर। और ये जो अपन ने पढ़ा ये अब ये समराइज है कि भाई ये मेन मेन चीजें थी, और इस जो अपन ने पढ़े उन सबके एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन ये थियोरटिकली है दूसरे। ये जो अपन ने पढ़ा ये उसकी समरी है। तुम्हारी नोटबुक का है क्या, नोट क्या किया पूरी क्लास में? ये ऐसे थोड़ी होता, फिर लाइव क्यों ले रहे हो, रिकॉर्डेड देख के करोगे तो। फिर इतनी देर क्या कर लिया तुमने खाली बैठ के, जब मैं लिख रहा हूं तब तुम क्या करते हो, कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। तुम रिकॉर्डेड क्लास में लो फिर, सब कुछ साथ में लिखना। तो यहाँ पर दोनों ही काम करने होते हैं, लाइव में हमेशा यही होता है। ऐसे थोड़ी है कि समझेंगे यहाँ लिखेंगे घर जाके, फिर तो ऐसे दो दो बार पढ़ते रहो। कंट्रोल का मीनिंग मैंने बता दिया था करण, क्या होता है कंट्रोल का मीनिंग, कि भाई जैसा वो दूसरा बोलता है वैसा ही होता है। सर अगर एक सप्लायर से सारा रॉ मटेरियल परचेज हो रहा है तो वो एसोसिएट होंगे क्या? अगर वो सप्लायर प्राइस एंड टर्म्स कंडीशन पर इंफ्लुएंस रखता है तो, मान लो सारा तो कर रहे हो बट प्राइस एंड टर्म्स कंडीशन पर उसका इंफ्लुएंस नहीं है तो नहीं होंगे, ये बात है उधर। तो ये सारी की सारी बातें अपन ने एसोसिएट एंटरप्राइज के बारे में पढ़ ली। अब आप क्या करेंगे, जो बुक है आपके पास में उसके ये सारे एग्जाम्पल्स एक बार आप पढ़ेंगे घर से। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं विथ पॉइंट टू पॉइंट मैच करके। यहां से केस बना करके एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखिए। तो ये बहुत सारे केसेस जो है मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, इसमें कोई भी किसी में भी आपको डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अभी बता देता हूं, ये तो छोटी है 2 मिनट की, क्या क्लास क्या लगानी इसके लिए। कब किसी ट्रांजेक्शन को इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा? जब किसी ट्रांजेक्शन में एक व्यक्ति तो रेसिडेंट है और दूसरा नॉन रेसिडेंट है, या फिर दोनों ही नॉन रेसिडेंट है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन टैक्सेबल कहां हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। दोनों नॉन रेजिडेंट है तब तो क्या, कब मानेंगे, जब उसका टैक्स लेने का हक भी इंडिया के पास आ रहा हो। मान लो कोई एक डोनाल्ड ट्रंप एक व्यक्ति है, ठीक है, एक जॉय बाइडन है, आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो इंडिया का क्या हक? इंडिया का हक तब बनेगा जब उस ट्रांजेक्शन की टैक्सेबिलिटी किसी कारणवश कहां पड़ गई हो, इंडिया में। तब वो बोलेगा कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हम टैक्स लेंगे। चलो अब उसको छोड़ते हैं, नॉर्मल केस में बात करें तो जब दूसरी पार्टी
नॉन रेसिडेंट है और एक पार्टी रेसिडेंट है, तो इस ट्रांजेक्शन को क्या माना जाएगा? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा। अब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन काफी नेचर्स में हो सकता है, जैसे हो सकता है कि वो सेल का हो, लीज का हो, ट्रांसफर और यूज ऑफ एनी टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का हो, किसी सर्विस का हो, कोई सर्विस वगैरह देनी हो, कोई बोरोइंग लोन वगैरह देना हो, गारंटी देना हो, ये सब कुछ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में आता है। देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मींस ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर associate enterprise. One of the two enterprise should be non-resident. Both can also be non-resident, but in this case the income should be accrued in India. फिर इनकम accrued इंडिया में होनी चाहिए, मतलब टैक्सेबिलिटी उसकी इंडिया में आनी चाहिए अगर दोनों ही नॉन रेजिडेंट है। Therefore, at least one party has to be non-resident to call transaction as इंटरनेट। अगर दोनों ही व्यक्ति रेसिडेंट है तो क्या ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगा? नहीं होगा। तो जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा? लगेगा ही नहीं। तीन बातें पूरी होनी चाहिए। पहली बात 92A एसोसिएट एंटरप्राइज, 92B इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और 92C आर्म्स लेंथ प्राइस। ये तीन चीजें जब पूरी होगी तब जाकर के जो है हमारा रोल आता है ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में होने वाला ट्रांजेक्शन जिसके अंदर एक व्यक्ति क्या है? नॉन रेजिडेंट है। अगर दोनों व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है तो भी वो ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल मान के इंडिया में टैक्सेबल किया जा सकता है यदि वो इनकम कहां अक्रू हुई हो? इंडिया में अक्रूड हुई हो। तो बताइए बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब वो ट्रांजेक्शन सेल, परचेज, लीज किसी भी नेचर के हो सकते हैं। चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे की बातें करेंगे।